ओम अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतंगमे। आपको भी कपल जन से माने अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद माननीय अतिथिगण। आप लोग कपल जन से स्वागत करते रहे। धन्यवाद महोदय। केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री जी, सचिव कृषि भारत सरकार, निदेशक MNCFC, निदेशक अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, निदेशक राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, महानिदेशक भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य अधिकारीगण, देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे वैज्ञानिक, मेरे लिए विशेष सौभाग्य और सम्मान की बात है। जैसा कि विदित है, 23 अगस्त 2024 को हमारा देश अपना पहला नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। भारत की ब्रह्मांड में यात्रा प्रेरणादायक रही है, ये सभी ज्ञात है। साधारण शुरुआत से हम आज उपग्रह प्रौद्योगिकी, प्रक्षेपण वाहनों, ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए एक वैश्विक स्तर पे एक शक्ति के रूप में उभरे हैं। हमारे प्रयासों ने न केवल हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, बल्कि कृषि क्षेत्र में की बेहतरी में भी बहुत योगदान दिया है। कृषि मंत्रालय विभिन्न अनुप्रयोगों यानी फसल उत्पादन का पूर्व अनुमान, सूखे की निगरानी, फसल स्वास्थ्य आकलन और फसल बीमा समाधानों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग करने में अब तक सक्रिय रहा है। इसी कड़ी में कृषि मंत्रालय ने कृषि निर्णय सहायता प्रणाली यानी कृषि DSS का विकास भी किया है। कृषि DSS भूस्थानिक प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ाने के लिए कृषि तकनीक मंच है। आज अंतरिक्ष दिवस के पूर्व अवसर पर माननीय राज्य कृषि मंत्री द्वारा कृषि DSS का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि पर केंद्रित इस 1 दिवसीय सम्मेलन में भारतीय कृषि क्षेत्र के सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान करने में अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों की क्षमता का पता लगाने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। साझेदारी को बढ़ावा देगा और भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आइए हम अपने किसानों को सशक्त बनाने और समृद्ध और खाद्य सुरक्षित भारत बनाने के लिए रिमोट सेंसिंग की पूरी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 1 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सम्मानित केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी, इसरो के अहमदाबाद केंद्र के निदेशक महोदय, अपर सचिव प्रमोद जी, रुचिका जी, उपस्थित मंत्रालय के व अन्य राज्यों से व अन्य संस्थानों से आए विशेषज्ञगण, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। नेशनल स्पेस डे हम सब के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि उस दिन हम लोग सब उत्साहपूर्ण देख रहे थे कैसे चंद्रयान चांद पर उतरा था, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे देश की, जिसके लिए हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में उस दिन जो कार्यक्रम होंगे, लेकिन उसके प्रीकर्सर के रूप में आज ये आयोजन हो रहा है, इसकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। स्पेस से सीधे सीधे कृषि को अत्यंत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और भविष्य में भी मिलेगा। 2 प्रकार से किसानों को हम लाभ दे सकते हैं। पहला ये है कि हम लोग, क्योंकि हर एक्टिविटी जो होती है खेती की, उसमें पैसा लगता है, श्रम लगता है, और कई बार होता है कि जानकारी समय से हो तो वो श्रम, वो पैसा बच जाता है। उदाहरण के लिए धान की रुपाई हुई, उसके बाद कितने दिन ड्राई स्पेल होगा, कब बारिश होगी उस क्षेत्र में, अगर आप पता हो किसान को तो अनावश्यक वो सीज ट्यूबवेल से या किसी से नहीं निकालेगा, उसका पैसा बचेगा, डीजल बचेगा। अगर उसको पता है कि अगले 1-2 दिन में वर्षा हो जाएगी और सिंचाई की आवश्यकता
उनको इंद्रदेव से ही मिल जाएगी। और अगर जानकारी नहीं है तो वो एक डबल खर्चा होता है, पहले वो सीज करता है और उसके बाद बारिश हो जाती है तो थोड़ा मायूस हो जाता है। सबसे पहला है अर्ली वार्निंग सिस्टम का। और अर्ली वार्निंग सिस्टम केवल इसीलिए नहीं, हम जानते हैं कि मैं तो उत्तर प्रदेश में कार्य किया हूँ इससे पहले, और जब भी वर्षा आती है, मानसून आती है, तो बहुत बड़ी संख्या में लाइटनिंग स्ट्राइक से लोग मरते हैं। हम लोग कितना भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई प्रेडिक्शन की किस एरिया में लाइटनिंग स्ट्राइक होगी या नहीं होगी वो एक्यूरेटली नहीं हो पाती, और दसियों लोग एक एक दिन में उससे मर जाते हैं। सब वही होते हैं जो खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो अवेयरनेस जनरेशन तो यही कि कैसे बचाव करें इस प्रकार के आकाशीय बिजली का, लेकिन साथ साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर हम लोग गांव तक पहुंचा सकें कि इस क्षेत्र में ये लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो सब अपना बचाव कर सकेंगे, तो जाने बच सकेंगे। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम वर्षा का, अर्ली वार्निंग सिस्टम बड़ी ज़्यादा बारिश का, वर्षा का, जिससे कि हम लोग अपने जीवन को उसी हिसाब से हानि से, जनहानि से, पशु हानि से या प्रॉपर्टी की हानि से बचा सके। इसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। और साथ ही साथ बेहतर सेवाएं देने के लिए भी हम लोग स्पेस के जो रिसर्च है और स्पेस से जो हम लोग सैटेलाइट से जो इमेजेस आते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। और हमने कार्य शुरू किया है जो कि आपको बताया जाएगा पूरे दिन में कि जो यस टेक का जो कार्यक्रम है वो यही है कि हम किस तरह से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से एक तरह से रिपोर्ट आती है कि कितना क्रॉप लॉस हुआ, हम लोग सैम्पलिंग करके करते हैं, उसके बारे में लोग विश्वास नहीं करते कि पता नहीं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट सही हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगता है कि लोकल प्रेशर में कहीं कम ना दिखा दिया जाए इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा पैसा लेने के लिए। लेकिन उसकी जो है वेरिफिकेशन अगर टेक्नोलॉजी से भी हो जाए तो हम सही आकलन के साथ किसानों को क्षतिपूर्ति दे सकते हैं। और अगर ग्राउंड ट्रूथिंग से ये सिद्ध हो जाए कि जो हमारी टेक्नोलॉजी, जो स्पेस टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट आ रही है वो लगभग एक है, तो आप समझ सकते हैं उसकी असीम संभावना है। क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन की बात होती है फसल बीमा की, अभी हम लोग चाहकर भी यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते। और अगर इस तरह से ग्राउंड ट्रूथिंग करके विभिन्न फसलों का आकलन सही होने लगेगा तो हमारे पास एक तरफ डिजिटल क्रॉप सर्वे है जिसमें हमें पता चल गया कि एक खेत में कौन किसान है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका आधार क्या है, उसने क्या उगाया है, और सैटेलाइट से पता चल गया कि उस गांव में उस फसल की क्या स्थिति है। तो हमको वास्तव में इंश्योरेंस कंपनी की जरूरत ही नहीं है फसल बीमा में, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक खेत में क्या उगाया और उसमें क्या नुकसान हुआ ये हमको टेक्नोलॉजी बता देगी, और आधार इनेबल्ड सिस्टम से हमें क्षतिपूर्ति उनकी सीधे अकाउंट में देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव सर, आपने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से अपनी बात रखी और तकनीकी प्रक्रिया को बताया। निश्चित रूप से सर हम लोग के मार्गदर्शन का काम करेगा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य उद्बोधन हेतु मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री नीलेश देसाई जी, निदेशक अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो, आप आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिषेचित करें। मंच पर आसीन महानुभाव माननीय मंत्री चौधरी साहब, चतुर्वेदी जी, प्रमोद कुमार जी, रुचिका मैडम और यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, आज के एक दिवसीय वर्कशॉप कम कॉन्फ्रेंस स्पेस ड्रिवन सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, अंतरिक्ष के माध्यम से कृषि क्षेत्र में कैसे हम आमूल परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसमें आप सबका स्वागत है। और मैं आयोजकों का, ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जैसा कि आपको विदित है कि इस मंथ में और ये पूरा महीना हम नेशनल स्पेस डे के आयोजन का आयोजन कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी उनको आदेश दिए गए हैं कि स्पेस का उपयोग करके उसके बारे में लोगों को जानकारी बढ़े। चंद्र पर साउथ पोल पे उतरने वाले पहले भारत देश बना था, तो उसकी याद में, और जैसे कि हम बच्चे की सालगिरह, पहली सालगिरह बहुत अच्छे धामधूम से मनाते हैं, उसी तरह ये पहली सालगिरह है हमारे चंद्रयान 3 का मून पे अवतरण का। तो इसको याद करते हुए हम ये आयोजित कर रहे हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्फ्रेंस, और खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा नाता बहुत ही पुराना है। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि
1969 से हम जुड़े हुए हैं अंतरिक्ष द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, कृषि मंत्रालय से, जो कि पहली बार जहाँ पे डॉक्टर साराभाई जो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं, वो कार्य करते थे PRL से, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। वहाँ पे डॉक्टर पिशारोटी जो हमारे रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहला प्रयोग किया था कोकोनट में जो डिजीज होती है उसका रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। तो तब से शुरुआत हुई थी अंतरिक्ष का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कृषि के लिए कैसे उसका उपयोग किया जाए। और उसके बाद तो हमने अलग अलग तरीके से, जैसे पहले अमेरिकी लैंडसेट सैटेलाइट के द्वारा रिमोट सेंसिंग करके कृषि को कैसे सहायता हो उसके परीक्षण किए थे। और बाद में तो हमारा अपना IRS प्रोग्राम शुरू किया था 1990 के दशक में। तो तब से लेके आज तक, उसके बाद तो कई सैटेलाइट हमने लॉन्च किए, रिसोर्सेज सैटेलाइट है। फिर अभी 2000 के दशक में हमने RISAT-1 लॉन्च किया था, और ख़ास करके खरीफ और मानसून सीज़न में जिससे फ़ायदा हो, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए खरीफ और मानसून सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय पे रिमोट सेंसिंग कैमरे द्वारा इमेज लेना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि क्लाउड कवर रहता है, रेन्स होते हैं, तो सनलाइट का अभाव रहता है। तो उसमें ये रडार सैटेलाइट काफ़ी महत्वपूर्ण काम करता है। तो वो सब के माध्यम से हमने शुरुआत की थी रिमोट सेंसिंग की, और आज बहुत ही अच्छी तरह हम रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके एग्रीकल्चर के माध्यम से इस तरह से हमारे किसानों को फ़ायदा हो। और पिछले कुछ सालों से हमने नए नए प्रोग्राम आयोजित किए हैं। खास करके जो शुरुआत की थी हमने क्रॉप एकरेज एंड प्रोडक्शन एस्टीमेट के प्रोग्राम के द्वारा 1990 के दशक से, तो वो पायलट प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। हालांकि उसके बाद फॉलोअप में थोड़ी कमी रह गई, जिसके कारण हम उसको उतना आगे नहीं बढ़ा पाए जितनी उम्मीद थी। और हमारी उम्मीद, उस समय हमने 8 क्रॉप्स का एकरेज और यील्ड एस्टिमेशन के लिए कार्य किया था। तो उसके बाद आशा ये थी कि हम उसको बढ़ा के लगभग 12 से 15 क्रॉप तक उसको ले जाएंगे, बट कार्यक्रम कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 2007 से हमने फसल प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके कारण खास करके पैडी और वीट के बारे में हमको काफ़ी जानकारी मिली उसके माध्यम से। और वो अच्छी तरह ये 2 पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए हम एस्टाब्लिश कर पाए पूरी सिस्टम को। 2012 में MNCFC की स्थापना हुई इसरो के सहयोग से, और आज भी हमारे एनकाडरमेंट के द्वारा हम पूरा सहयोग करते हैं MNCFC के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जो अन्य प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से उसमें काफ़ी बढ़ावा हुआ है, और अभी इसको और एक लेवल आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद हमने फसल 2 प्रोग्राम शुरू किया, और चमन प्रोग्राम, आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भी काफ़ी हमने योगदान दिया था इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से। फिर नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट एसोसिएशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम NADEMS के द्वारा भी इसरो ने काफ़ी कार्य किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की सरकार से। और अभी हाल में हम जो बहुत ही 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, यस्टेक और विंड्स, जिसके द्वारा इसके माध्यम से हम आगे ये कार्य बढ़ाना चाहते हो। जैसे कि मैंने बताया कि 2 क्रॉप से आगे ले जा करके लगभग 10 से 12 क्रॉप तक हम उसको आगे बढ़ा पाए, उसके लिए कार्यरत है। मनोज आहूजा जी ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए थे पिछले साल, जिसके कारण हमने ये एग्री DSS, कृषि DSS, जिसके बारे में आज आप विस्तार से सुनेंगे इस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके लिए हमने काफ़ी कार्य किया है। और खास करके ड्रॉट मैन्युअल जो 2021 का है, उसमें पूरा अमल उसका कर दिया गया है। पहले हमने गुजरात का एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, और उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के लिए नेशनल ड्रॉट मैनुअल के द्वारा पूरी जो ड्रॉट इन्फॉर्मेशन है वो अभी अवेलेबल है, और अंडर दैट एग्री DSS, कृषि DSS के माध्यम से। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से हम काफ़ी कार्य कर रहे हैं। हमारे SAC अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC जो अहमदाबाद में स्थित है, इसरो का सबसे दूसरा बड़ा केंद्र है। तो वहाँ पर काफ़ी एग्रीकल्चर के अन्य प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और पूरे देश के राज्य सरकारों के सहयोग से भी काफ़ी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। खास करके हमारा आशय ये रहा है कि डिजिटल एग्रीकल्चर और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जिसके कारण ओवरऑल क्रॉप यील्ड, क्रॉप एकरेज और अन्य कई जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, आवश्यकता है, उसके बारे में हम आगे कार्य कर पाएँ। तो अलग अलग माध्यम से काफ़ी कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एग्री DSS में हम इस कार्य को आगे बढ़ाने में काफ़ी इच्छुक हैं, और मिनिस्ट्री के साथ और MNCFC के सहयोग से इसमें आगे भी और भी अन्य जो
एप्लीकेशन से API से उसको लागू करके उसको डिसीजन मेकर से खासकर नीति आयोग और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के जो प्लानर्स है उनको सहायता मिले और राइट इन्फॉर्मेशन हो, तो जो भी डिसीजन हो वो इन्फॉर्म डिसीजन हो, उसके लिए पूरा अंतरिक्ष विभाग कार्यशील है। वहीं से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि DSS एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि DSS में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि DSS में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि DSS फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का pH, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा, साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि DSS का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि DSS एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी, जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि DSS सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि DSS सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय वर्कशॉप, इस संगोष्ठी में
हमारे बीच में हमारे कृषि सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, अतिरिक्त सचिव डॉक्टर प्रमोद मेहंदा जी, निर्देशक स्पेस डॉक्टर नीलेश देसाई जी, सलाहकार कृषि डॉक्टर श्रीमती निचिका गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित सभी वैज्ञानिकगण, सभी इस देश के अन्नदाता किसानों के सभी मित्रों, सभी देवी और सज्जनों, सभी मेरे मीडिया के भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश कृषि पर आधारित देश है। 140 करोड़ जनता में 70 करोड़ किसान हैं। 70 करोड़ जनता को हाथ को काम देने वाला कोई काम है तो हमारा ये कृषि विभाग है। ये कृषि प्रधान देश है और 140 करोड़ जनता का पेट भरने का काम करता है तो हमारा देश का अन्नदाता किसान करता है। मैं हमेशा कहता हूं इस देश में कोई सबसे बड़ा दुखी वर्ग है तो किसान वर्ग है। रात और दिन मेहनत करता है, कोई समय सीमा नहीं, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिला रात दिन मेहनत करता है और फिर फल की कोई निश्चितता नहीं। कभी अतिवृष्टि हो जाए, कभी ओलावृष्टि हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी आंधी आ जाए, कभी तूफान आ जाए। और वो किसान जो उम्मीद करके चलता है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है और मुझे पता है कृषि वैज्ञानिक उन्हें इस पर बहुत काम किया है, तभी नहीं तो हमें पता है। सचिव महोदय जी, हमारे बचपन में हम देखते थे अनाज की बहुत बड़ी कमी थी। हर घर के मुखिया को यही चिंता रहती थी कि मेरे घर परिवार में सदस्यों उनके खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था समय पर हो जाए। मैं आज के करीब 60 साल पहले की बात कर रहा हूं, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने एक हरित क्रांति लाकर एक बहुत बड़ी समस्या थी और एक दफे तो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा भी था कि एक हफ्ते में एक दिन का अवकाश उपवास रखें। तो आज खुशी की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा एक हरित क्रांति लाकर इस देश में एक बहुत बड़ी एक चुनौती थी, उस चुनौती को काफी हद तक उसमें सफलता पाई। परंतु अभी भी चुनौतियां बहुत चुनौतियां हैं। और जो 23 अगस्त को हम जब मनाने जाएंगे, अंतरिक्ष दिवस से पहले आयोजित किए जाने वाले ये कार्यक्रम है संग्रामी कृषि मंत्रालय द्वारा भारत में कृषि परिवर्तन के लिए अंतरिक्ष संचालित समाधान विषय पर एक दिवसीय जो सम्मेलन हो रहा है, मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत चिंतन और मनन होगा और किसानों के लिए और हम बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर गहराई से मंथन और चिंतन होगा और उनकी कठिनाई को हम कैसे दूर कर सकें उस पर विचार होगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर अभी कृषि DSS पोर्टल का अभी जो शुरुआत की गई है, ये इस देश के अन्नदाताओं के लिए मेल का पत्र साबित होगा। कृषि DSS अपनी
तरह का एक भू स्थानिक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्लेटफॉर्म उपग्रह चित्रों, मौसम की जानकारी, जलाशयों के भंडारण, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सहित व्यापक डेटा तथा सहज पहुंच प्रदान करेगा। चंद्रयान-3 हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में जो काम हुआ, मैं कह सकता हूं कि हमारा देश का मान सम्मान उनके नेतृत्व में हमारे कई वैज्ञानिक, कई लाखों ने काम किया है, परंतु उनके नेतृत्व में आज हमारा देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। पहले कहते थे हमारे देश के लिए ये सवेरों का देश है, देसाई जी, ये गरीबों का देश है, यहाँ लाखों व्यक्ति भूखे सोते हैं। इस तरह का विकसित राष्ट्र में हमारे देश की छवि बना रखी, परंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कलम, ये जो विकसित राष्ट्र में हमारी छवि थी वो मिटी नहीं है। आज पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा भी है, पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पर और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो चंद्रयान-3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और लैंडिंग पूरी की, अभी देसाई जी ने बताया। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरने वाला पहला देश बना। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विक्रम लैंडर की महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है, क्योंकि हम पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाएंगे। कृषि DSL पोर्टल के माध्यम से हम अपने किसानों और अन्य हितधारकों को नवीनतम तकनीक और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि के साथ सशक्त बना रहे हैं। कृषि DSL पोर्टल कृषि समुदाय को असंख्य लाभ प्रदान करेगा, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। वास्तविक समय डेटा विश्लेषण, मिट्टी की संपूर्ण जानकारी और उपलब्धता, अनुकूलित परामर्श सेवाएं जैसे फसल स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और सिंचाई आवश्यकताओं पर अनुकूलित सलाह प्रदान करना, जिससे सुनिश्चित होता है कि हमारे किसानों को सर्वोत्तम संभव मार्गदर्शन प्राप्त हो। खाद्य सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का लाभ उठाकर पोर्टल सटीक फसल रकबे का अनुमान लगाना, अभी देसाई जी ने कहा, अभी हमारे सचिव महोदय जी ने कहा, फसल की पैदावार की भविष्यवाणी करने, फसल के स्वास्थ्य की निगरानी करने, ओलावृष्टि, बाढ़, भारी बारिश जैसी घटनाओं के कारण संभावित जोखिमों की पहचान करने में मदद करेगा। इससे हमें आयात निर्यात के बारे में उचित निर्णय लेने, क्योंकि कब चाहे दलहन हो, तिलहन हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, कितने हमारी पैदावारी होगी, क्या ज़्यादा होगी या कम होगी, तो समय पर उसकी जानकारी हो जाएगी, तो हम उसको विश्व बाजार में किस तरह से उसको बैलेंस कर सकें, उसके लिए भी हमें इस सैटेलाइट, इसके माध्यम से हमारे को फायदा होगा। इसके अतिरिक्त आयात निर्यात के बारे में उचित निर्णय लेने के साथ ही खाद्य सुरक्षा की योजना में मदद मिलेगी तथा फसल की वास्तविक स्थिति का पता लगने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसान को फसल बीमा का लाभ मिलेगा। यह बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा जरूरी है कि किसान को जब नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई समय पर हो।
सचिन महोदय जी, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ तो मुझे पता है जितने भी किसान जो अपनी फसल बीमा कराता है, वास्तव में अभी भी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। और इन किसानों को जब वो फसल, क्योंकि साल में 2 दफे गिरदावरी होती है फसल की, और जब फसल सूख जाती है, जिस प्रांत से मैं आता हूँ राजस्थान से, जब फसल सूख जाती है तो किसान सोचता है कि मेरे पशुओं के लिए मैं चारे को तो बचा लूँ जो पशु के लिए चाहिए, तो वो उस फसल को काट लेता है, छोटी सी फसल है चारे के लिए, परंतु गिरदावरी का समय वो दे नहीं सकता। जब उसकी गिरदावरी करने जाता है तब तक फसल कटाई हो जाती है, और वो किसान की उम्मीद बहुत करता है। किसान आशाएं, मैं कहता हूं कि किसान बहुत आशा के साथ जीता है, बहुत उम्मीद के साथ जीता है, फिर वो उस खेत में जुताई कर देता है, और उसके बाद उस गिरदावरी करने वो जाते हैं तो वहाँ फसल तो मिलती नहीं, और फिर उस किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है। परंतु बड़ी खुशी की बात कि अब ये सीधा किसान जाएगा और अपनी फसल का वो सीधा कि क्या फसल बोया है उसकी सीधी सटीक वो जानकारी दे देगा। तो ये एक बहुत बड़ा इस देश के अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद काम होगा। सक्रिय योजना, दीर्घकालिक मौसम डेटा, उपग्रह छवियों और क्षेत्र की जानकारी की उपलब्धता के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म सक्रिय योजना बनाने और दीर्घकालीन प्रबंधन उपायों को शुरू करने के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता के लिए सूखे, बाढ़, कीटों आदि के लिए अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा। मेरा यही कहना है कि ये जो आज जो किसान है उसमें फसल विविधीकरण उपाय विभिन्न वर्षों में रिमोट सेंसिंग आधारित फसल मानचित्रों की उपलब्धता के साथ ये हमें विभिन्न क्षेत्रों के किसानों द्वारा अपनाई गई फसल रोटेशन प्रथाओं को समझने और फसल विविधीकरण के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में भी इससे मदद मिलेगी। शोधकर्ताओं, उद्योग के लिए कृषि DSS सिर्फ नीति निर्माताओं और किसानों के लिए नहीं, बल्कि ये मंच शोधकर्ताओं और उद्योग को मौसम संबंधी डेटा, सैटेलाइट इमेज, ग्राउंड डेटा, विभिन्न फसलों के लिए स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी जैसे जरूरी संसाधन तक पहुंच प्रदान करने में नवाचार करने में भी हमें लाभ मिलेगा। ये पोर्टल केंद्र और राज्य विशिष्ट प्रणालियों के साथ साथ निर्बाध एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे कुशल डेटा प्रबंधन और विश्लेषण सक्षम होगा। ये साक्ष्य आधारित समाधान और रणनीति विकसित करने में किसानों से लेकर नीति निर्माताओं तक विभिन्न हितधारकों के प्रयासों का समर्थन करेगा। कृषि DSS पोर्टल हमारे किसानों और समग्र कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो सूचना के अंतर को बांटेगा, निर्णय लेने को बढ़ाएगा और अंत हमारे किसानों के जीवन को बदल देगा। मैं ये चाहूँगा कि आज जो एक दिवसीय ये जो संगोष्ठी हो रही है, ये इस देश के अन्नदाताओं के लिए और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि किसान जो मेहनत करता है उसका अभी भी उसको पूरा फल नहीं मिलता है। परंतु ये बात अलग है कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो इस देश के अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए 10 साल में चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, अनेक ऐसे उन्होंने काम किए हैं। इसलिए आज किसान, देश अन्नदाता के घर में थोड़ी खुशहाली आने की एक शुरुआत हुई है। और मैं तो कह सकता हूँ कि अब की बार जो तीसरी बार
प्रधानमंत्री जी जिन्होंने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला 30 बार, उन्होंने इस देश के अन्नदाताओं के लिए उन्होंने इस कृषि कार्यक्रम को समर्पित किया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने हस्ताक्षर प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान सम्मान निधि पे किया और 18 जून को उन्होंने 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के 20,000 करोड़ से ज़्यादा उनके खाते में पैसे डालने का काम किया। 19 जून को 14 किसानों की उपज को MSP बढ़ाने का काम किया। और तो और है, हमारी तुअर, उड़द और मसूर इन 3 दालों को किसानों की 100% उपज करेंगे, उसको MSP में खरीदने का एक देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने ये शुरुआत करी है। मैं मानता हूँ कि इस देश के अन्नदाता के लिए बहुत एक सुखद दिन आने वाला है, शुभ दिन आने वाला है। और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। धन्यवाद।